हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शोल्डर की कंडीशन जिसको हम बोलते हैं इम्पिंजमेंट सिंड्रोम। इम्पिंजमेंट सिंड्रोम के नाम से ही हमें पता चलता है कि कहीं कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जो किसी सॉफ्ट टिश्यू को इम्पिंज कर रहा है, या मतलब वो उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है मूवमेंट को, या हम बोल सकते हैं कि कोई चीज़ सॉफ्ट टिश्यू में चुभ रही है। अब जब वो चुभ रही है तो उसकी वजह से पेन हो रहा है। तो यहाँ पे इम्पिंजमेंट सिंड्रोम में ऐसे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इम्पिंज होते हैं और कौन सा स्ट्रक्चर है जो इम्पिंज कर रहा है। तो लेट्स स्टार्ट इम्पिंजमेंट सिंड्रोम। अब ये जो इम्पिंजमेंट सिंड्रोम होता है बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है, शोल्डर में मिलती है, और जो जनरली माना जाता है कि इम्पिंजमेंट सिंड्रोम का मतलब है जो सब एक्रोमियल स्पेस है वो कम हो गया है, मतलब वो नैरो हो गया है। सब मतलब नीचे, और एक्रोमियल स्पेस मतलब जो एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला के नीचे का जो स्पेस होता है उसको हम सब एक्रोमियल स्पेस बोलते हैं। अब उसको डायग्नोसिस के लिए क्या तरीका है हमारे पास? मेनली तो हिस्ट्री आप जो लोगे पेशेंट की, उसके साथ साथ जो फिज़िकल एग्जामिनेशन है उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इम्पिंजमेंट सिंड्रोम है पेशेंट को या ये कोई और कंडीशन है। बहुत ही क्लैरिटी के लिए हम बाकी इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। इस पिक्चर में आप आराम से देख सकते हो कि जो सब एक्रोमियल स्पेस है वो पिंक में यहाँ पे यू कैन सी फेयर, ये दिस बॉक्स, ये जो बॉक्स है ये दिखा रहा है आपको सब एक्रोमियल स्पेस। ये ऊपर जो है दिस इज़ एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस से और ह्यूमरल हेड के बीच का जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं सब एक्रोमियल स्पेस। तो जब भी ये स्ट्रक्चर, ये जो स्पेस है वो नैरो होता है तो उसकी वजह से जो सॉफ्ट स्ट्रक्चर, सॉफ्ट टिश्यू इस स्पेस के नीचे से जा रहे हैं उनमें इम्पिंज होने लगता है, वो कंप्रेस होने लगते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को कुछ पर्टिकुलर मूवमेंट्स में पेन होने लगता है। नेक्स्ट इज़ इटियोलॉजी, मतलब वो कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से इम्पिंजमेंट सिंड्रोम होता है। तो जनरली अगर इम्पिंजमेंट सिंड्रोम बोला जाता है तो उसको हम बोलते हैं कि भाई सब एक्रोमियल स्पेस है वो नैरो हो गया है, और उसमें जो हमारे मेनली सुप्रास्पाइनेटस और जो रोटेटर कफ मसल्स हैं वो कंप्रेस हो रही हैं, वो एक्रोमियन प्रोसेस जो है वो उन्हें इम्पिंज करा है, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन हो रहा है। लेकिन अगर हम ब्रॉडली इम्पिंजमेंट सिंड्रोम को देखते हैं तो ये दो में डिवाइडेड है। एक होता है एक्सटर्नल इम्पिंजमेंट और दूसरा होता है इंटरनल इम्पिंजमेंट। तो जो शोल्डर एक्सटर्नल इम्पिंजमेंट है वो टोटली इंटरनल इम्पिंजमेंट से डिफरेंट होता है। एक्सटर्नल नाम से ही पता चल रहा है कि हम यहाँ पे एक्सटर्नल बात कर रहे हैं। एक्सटर्नल मतलब कुछ बाहर। अब लेकिन आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा तो ये इंटरनल में इंटरनल स्ट्रक्चर कौन सा काउंट हो रहा है। तो इंटरनल इम्पिंजमेंट वो होता है जहाँ पर रोटेटर कफ की मसल्स जो हैं वो ग्लिनॉइड कैविटी और ह्यूमरल हेड के बीच में आती हैं। लेकिन अगर सब एक्रोमियल स्पेस की नैरोइंग की वजह से जो इम्पिंजमेंट होता है उसको हम एक्सटर्नल इम्पिंजमेंट बोलते हैं। तो जनरली जब भी इम्पिंजमेंट बोला जाता है तो उसको बोल देते हैं कि ये सब एक्रोमियल स्पेस जो है वो नैरो हो रहा है। लेकिन अगर आपको बहुत डिटेल में क्लासिफाई करना होगा तो इम्पिंजमेंट सिंड्रोम इज़ अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। वन इज़ द एक्सटर्नल इम्पिंजमेंट विच इज़ ड्यू टू नैरोइंग ऑफ द सब एक्रोमियल स्पेस, and another one is the internal impingement, that is because of the rotator cuff muscles coming in between the glenoid cavity and the humeral head. अब जो ये हमारा सेकंड वाला है, सेकंड वाला मतलब कि जो हमारा इंटरनल इम्पिंजमेंट है ये ज़्यादातर उन लोगों में मिलता है जहाँ पे ओवरहेड एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं, रिपीटेड एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि ओवरहेड थ्रोअर्स हो सकते हैं जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हो सकते हैं, या मैनुअल लेबरर्स हो सकते हैं। उसकी वजह से कई सारी रोटेटर कफ पैथोलॉजी डेवलप हो जाती हैं। जैसे कि एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं GIRD। GIRD मतलब ग्लिनोह्यूमरल इंटरनल रोटेशन डेफिसिट, या फिर स्लैप टीयर। स्लैप टीयर मतलब सुपीरियर लेब्रम इंटीरियर पोस्टीरियर टीयर्स। तो ये जो स्लैप टीयर्स एंड GIRD जो है दिस इज़ एक्कम्पनीड विद इंटरनल इम्पिंजमेंट, मतलब ये इन दोनों की वजह से भी इंटरनल इम्पिंजमेंट पाया जाता है। अभी ये देखो आप इस पिक्चर में आप देख सकते हो, यहाँ पर ये ह्यूमरल हेड है
और ह्यूमरल हेड, और इधर की तरफ हमारे पास ग्लिनॉइड कैविटी है। तो जो हमारे रोटेटर कफ मसल्स हैं दे हैव कम इन बिटवीन दी ग्लिनॉइड कैविटी एंड दी ह्यूमरल हेड। इंटरनल मतलब ये जो आपका ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट है उसी के बीच में आ रहा है, इसलिए हम इसको इंटरनल इम्पिंजमेंट बोलते हैं। लेकिन अगर सब एक्रोमियल स्पेस की नैरोइंग की वजह से अगर कोई भी इम्पिंजमेंट होता है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल इम्पिंजमेंट। इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये सुपीरियर लेब्रम में एंटीरियर पोस्टीरियर साइड में टीयर हो गया है, तो इसको स्लैप टीयर जो है दे आर एक्कम्पनीड विद दिस कंडीशन विच इज़ नोन एज इंटरनल इम्पिंजमेंट। जो भी ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट के अंदर या उसके आसपास रिलेटेड है उसको हम इंटरनल इम्पिंजमेंट में काउंट करते हैं। एक्सटर्नल इम्पिंजमेंट बहुत इजी सा है, जो भी अगर एक्सटर्नल इम्पिंजमेंट उसको बोलते हैं जहाँ पे सब एक्रोमियल स्पेस की नैरोइंग हो रही है, जो भी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर उसके एक्रोमियल स्पेस से पास हो रहे हैं, अगर वो इम्पिंज हो रहे हैं, इन्फ्लेम्ड हो रहे हैं या इरिटेट हो रहे हैं, उसकी वजह से जो पेन होता है दैट इज़ नोन एज एक्सटर्नल इम्पिंजमेंट। अब हम एक बार सब एक्रोमियल स्पेस जो है उसके एनाटॉमिकल बॉर्डर्स देख लेते हैं, मतलब कहाँ कहाँ पे कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। तो अगर आप एक्रोमियन प्रोसेस को देखोगे तो जो एक्रोमियन प्रोसेस है और कोरैको एक्रोमियल लिगामेंट मतलब कोराकोइड प्रोसेस और एक्रोमियन प्रोसेस के बीच में जो लिगामेंट होता है वो हमारे सब एक्रोमियल स्पेस का एंटीरियर बॉर्डर बनाता है। वहीं जो आपका एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट है वो सुपीरियर बॉर्डर बनाता है और ह्यूमरल हेड जो है वो नीचे की साइड है तो वो हमारा इन्फीरियर बॉर्डर बनाता है। और जो एक्रोमियन की शेप है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि कितना डेवलप हो सकता है एक्सटर्नल या जिसको हम आउटलेट बेस्ड इम्पिंजमेंट सिंड्रोम भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर एक्सटर्नल में मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि जो स्ट्रक्चर है, जो रोटेटर कफ स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर कमिंग इन बिटवीन ग्लिनॉइड कैविटी एंड ह्यूमरल हेड। जो एक्सटर्नल इम्पिंजमेंट है उसमें सारा का सारा ध्यान आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, सब एक्रोमियल स्पेस में। वहाँ पे जो सब एक्रोमियल बर्सा होता है उसमें भी इन्फ्लेमेशन हो सकता है, बर्साइटिस की वजह से भी हो जाता है। और एक्सटर्नल इम्पिंजमेंट का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं आउटलेट बेस्ड इम्पिंजमेंट सिंड्रोम। अभी इस पिक्चर में देखो आप एक्रोमियन प्रोसेस एंड कोरैको एक्रोमियल लिगामेंट, ये जो हैं ये आपका क्या बना रहे हैं, एंटीरियर बॉर्डर बना रहे हैं। ऊपर सुपीरियरली आप देखोगे तो एक्रोमियन प्रोसेस और क्लेविकल के जो बीच में जॉइंट है वो सुपीरियर बॉर्डर बना रहा है, वहीं जो ह्यूमरल हेड है वो इन्फीरियर बॉर्डर बना रहा है। तो ये जो स्पेस है बिलो एक्रोमियन प्रोसेस, कोरैको एक्रोमियल लिगामेंट और जो ह्यूमरल हेड के ऊपर है उसको हम बोलते हैं सब एक्रोमियल स्पेस। तो ये जब भी नैरो होगा तो जो स्ट्रक्चर्स इसके अंदर से पास हो रहे हैं, मेनली जैसे सुप्रास्पाइनेटस का टेंडन का भी इरिटेशन होता है, बर्साइटिस हो सकता है, तो वो सारी कंडीशंस जो हैं वो एक्सटर्नल इम्पिंजमेंट क्रिएट करती हैं। अभी एक क्लासिफिकेशन है विच इज़ अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द एक्रोमियन प्रोसेस। अब एक्रोमियन प्रोसेस तो कंजेनाइटली हम इसमें बात कर रहे हैं कि कंजेनाइटली बाई बर्थ उसकी शेप कैसी है। तो क्लास 1 में क्या होता है, वो फ्लैट एक्रोमियन होता है, क्लास 2 में कर्व्ड एक्रोमियन होता है और क्लास 3 में हुक्ड एक्रोमियन होता है। अभी इस पिक्चर में आप देख सकते हो जो टाइप 1 है उसमें जो एक्रोमियन प्रोसेस है, एक मिनट सॉरी, टाइप 1 में जो एक्रोमियन प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट फ्लैट है। तो यहाँ पर बहुत कम चांसेस होंगे इम्पिंजमेंट के, एक्सटर्नल इम्पिंजमेंट के, और यहाँ पर ये फ्लैट होने की वजह से सब एक्रोमियल स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। सेकंड टाइप 2 में आप देखो जो एक्रोमियन प्रोसेस है वो कर्व्ड है, तो यहाँ कर्व्ड होने पे थोड़ा स्पेस कम हो गया और चांसेस बढ़ गए एक्सटर्नल इम्पिंजमेंट के। वहीं जो आपका टाइप 3 है वहाँ पे ये जो आपका एक्रोमियन प्रोसेस है ये कर्व्ड है, पूरी हुक्ड है। हुक्ड मतलब बिल्कुल आप देखो ये अंदर की तरफ झुका हुआ है, जिसकी वजह से स्पेस काफ़ी कम हो गया है और बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं इम्पिंजमेंट, एक्सटर्नल इम्पिंजमेंट सिंड्रोम के डेवलप होने के। अब जब भी एक पर्टिकुलर एक्शन जिसमें शोल्डर का एबडक्शन हो रहा है, फ्लेक्शन हो रहा है, इंटरनल रोटेशन हो रहा है, तो जो आपका शोल्डर गर्डल है मूवमेंट वो क्या करता है कि आपका सब एक्रोमियल स्पेस को नैरो कर देता है। नॉर्मल जो स्पेस है वो 1 to 1.5 सेंटीमीटर विड्थ का होता है, लेकिन जब भी ह्यूमरल हेड का
माइग्रेशन होगा, मतलब जब वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है तो वो स्पेस और कम हो जाता है, जिसकी वजह से इम्पिंजमेंट होने के चांसेस बढ़ते हैं। अब सिम्टम्स क्या क्या होंगे? पेन होगा और स्पेसिफिकली कुछ पर्टिकुलर मूवमेंट्स में बहुत ज़्यादा होगा। अब वो रीज़न क्या है? क्योंकि जो ह्यूमरल हेड है वो जितने भी हमारे रोटेटर कफ का मसल्स हैं, सब एक्रोमियल बर्सा है, या दोनों ही इन स्ट्रक्चर्स पे फोर्स डालने लगता है और वो ऊपर से जो एक्रोमियन प्रोसेस है वो उन स्ट्रक्चर्स को इम्पिंज करने लगता है, जिससे पेशेंट को पेन होता है और पेन काफ़ी सीवियर होता है। अभी इसको जो शोल्डर इम्पिंजमेंट है उसको हम सब एक्रोमियल इम्पिंजमेंट जनरल बोलते हैं, जिसमें मेन क्या सिम्टम्स होंगे? पेनफुल पिंचिंग होती है, सारे सॉफ्ट टिश्यू की, मसल भी हो सकता है, टेंडन भी हो सकता है, या कोई लिगामेंट का भी इम्पिंजमेंट हो सकता है। एक्सटर्नल या सब एक्रोमियल इम्पिंजमेंट जो होता है वो मेनली मैकेनिकल या फिज़िकल एनक्रोचमेंट जो होता है सॉफ्ट टिश्यू का, उसकी वजह से हो सकता है। जबकि जो इंटरनल इम्पिंजमेंट होता है इसका कारण क्या है? जैसे पहले भी मैंने बताया, जो भी टेंडन्स रोटेटर कफ के हैं वो ह्यूमरल हेड और ग्लेनॉइड कैविटी के बीच में आ जाते हैं। जो इंटरनल इम्पिंजमेंट है वो मोस्टली सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस के इन्वॉल्वमेंट की वजह से होता है। अभी यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये जो सुप्रास्पाइनेटस का टेंडन है ये ह्यूमरल हेड और ग्लिनॉइड कैविटी के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पर ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए हम इसको इंटरनल इम्पिंजमेंट बोलते हैं। जहाँ पे खाली सब एक्रोमियल स्पेस का इन्वॉल्वमेंट है उसको हम एक्सटर्नल इम्पिंजमेंट बोलते हैं। इसमें भी आप देख सकते हो, ये सारे पिक्चर्स में उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है। अगेन यहाँ पे ये मसल स्लैक होके जॉइंट में बीच में आ रही है, तो इसको हम इंटरनल इम्पिंजमेंट में काउंट करते हैं। जबकि जो हमारा प्राइमरी इम्पिंजमेंट है वहाँ पे सिर्फ सब एक्रोमियल स्पेस की नैरोइंग होती है। अब जो प्राइमरी शोल्डर इम्पिंजमेंट है उसमें क्या हो सकता है, क्या क्या कारण हो सकता है? उसको हम एबनॉर्मल एक्रोमियन की एनाटमी की वजह से हो सकता है, जिसमें जो क्लास 3 एक्रोमियन है वो सबसे ज़्यादा मेजर कारण होता है, जिसकी वजह से एक्सटर्नल इम्पिंजमेंट होता है। एक्सटर्नल इम्पिंजमेंट को ही हम प्राइमरी इम्पिंजमेंट भी बोलते हैं। जो सेकेंडरी शोल्डर इम्पिंजमेंट है वो क्या है? दैट इज़ बिकॉज ऑफ नॉर्मल एनाटमी एट रेस्ट एंड ऑनसेट ऑफ इम्पिंजमेंट ड्यूरिंग शोल्डर मोशन, और ये दिस इज़ सेकेंडरी टू रोटेटर कफ वीकनेस, जिससे कि एक अनकंट्रोल्ड क्रेनियल ट्रांसलेशन होता है ह्यूमरल हेड का। तो जो सेकेंडरी शोल्डर इम्पिंजमेंट है उसको हम बोल सकते हैं कि दिस इज़ सेम एज द इंटरनल इम्पिंजमेंट। जो प्राइमरी इम्पिंजमेंट है दैट इज़ सेम एज द एक्सटर्नल इम्पिंजमेंट। और जो बाकी रीजंस होते हैं सेकेंडरी इम्पिंजमेंट या इंटरनल इम्पिंजमेंट के, वो क्या होते हैं कि आपकी जो मसल है वो वीक है, मेनली ट्रेपीजियस या सेरेटर इंटीरियर मसल विच लिमिट्स द एक्सटर्नल रोटेशन, एंड इट ऑल्सो कॉजेज द राइज ऑफ द स्कैपुला विद द एबडक्शन ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटी। जब भी जो स्पेस आपका कम हो रहा है उसकी वजह से आपके ये सारे इम्पिंजमेंट सिंड्रोम्स डेवलप होते हैं। नीड्स जो हैं उन्होंने जो एक सर्जन हैं उन्होंने इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया है स्टेजेस में। स्टेज 1 जो होता है वो प्रोसेस है जिस समय कि बहुत एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है, एडीमा होगा, हेमरेज दिखेगा पेशेंट में, और इस स्टेज में जो नॉर्मली पेशेंट होता है वो यंगर एज ग्रुप के होते हैं, और यही वो स्टेज है जहाँ पे हम रिवर्सिबली कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के थ्रू पेशेंट को ठीक भी कर सकते हैं। स्टेज 2 जो होती है वो फिर थोड़े मिडल एज पेशेंट्स को, यंगर टू मिडल एज पेशेंट्स को अफेक्ट करती है 25 to 40 ईयर्स में, और इसमें वही सारी प्रोसेस सेम चल रही होती है, इन्फ्लेमेशन है, एडीमा है, लेकिन ये थोड़ा सा इरिवर्सिबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो टेंडन होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्वेल्ड अप हो जाते हैं, फ्रिक्शन बढ़ जाता है, और इस स्टेज में जो रोटेटर कफ के टेंडन्स होते हैं उनमें फाइब्रोसिस हो सकता है और टेंडोनाइटिस हो जाता है। फाइब्रोसिस मतलब वो फाइब्रस, जो उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी ख़त्म होकर वो इट बिकम्स मोर फाइब्रस, और जो टेंडन्स हैं उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है।
स्टेज 3 जो है वो मोस्टली ओल्ड एज पेशेंट्स को अफेक्ट करता है। उसमें जो मेन कारण है वो क्या है कि वहाँ पे एक्चुअली में जो रोटेटर कफ मसल के टेंडन है उनका डिस्ट्रप्शन हो जाता है और उसकी वजह से पार्शल या कंप्लीट टियर भी हो सकता है। ये स्टेज वो है जहाँ पे कोरेकोएक्रोमियल आर्च जो है वहाँ उसमें अफेक्ट आता है, ऑस्टियोफाइट्स बन जाते हैं। ऑस्टियोफाइट क्या है, मतलब एक एक्स्ट्रा बोन ग्रोथ होती है विच इज़ अ डीजेनरेटिव चेंज, और इसकी वजह से सबएक्रोमियल स्पेस रिड्यूस हो जाता है। इसमें आप देख सकते हो ये नॉर्मल कंडीशन है। स्टेज 1 में एडिमा और इन्फ्लेमेशन हो रहा है टेंडन्स में। स्टेज 2 में फाइब्रोसिस हो रहा है, और जो आपका स्टेज 3 है वहाँ पे तो ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन भी है। यहाँ पे आप एक्रोमियन प्रोसेस भी देख सकते हो, ये कर्व्ड एंड हुक्ड टाइप में हो गया है। अब टियर है तो टियर को तो करेक्ट करने के लिए आपको सर्जिकली ही मैनेज करना पड़ता है। अगर हम इसकी एपिडेमियोलॉजी देखें, मतलब किस तरह के लोगों में ये ज़्यादा मिलेगा, किस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में ज़्यादा मिलेगा, तो ये मोस्ट कॉमनली उन लोगों में दिखता है जो कि सारी एक्टिविटीज़ ओवरहेड एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि लेकिन खाली ओवरहेड में नहीं, और भी कई सारी एक्टिविटीज़ में मिलता है, लेकिन मेनली जैसे हैंडबॉल, वॉलीबॉल, स्विमर्स, कारपेंटर्स, कुछ पर्टिकुलर ऑक्यूपेशंस हैं जिनमें ओवरहेड एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है, उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। बाकी और जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हो सकते हैं वो क्या हो सकता है कि बहुत हैवी लोड लेके चलना, इन्फेक्शन, स्मोकिंग, कुछ पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स हैं जो पेशेंट को मोर प्रोन करते हैं, और जो इम्पिंजमेंट का जो इंसिडेंस होता है वो बढ़ती हुई एज के साथ बढ़ता जाता है, और जितना 6 डिकेड मतलब 60 के आसपास जब पेशेंट पहुंच रहा होता है तो ये ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर हम इसको फिज़िकली अब कैसे एग्जामिन कर सकते हैं, तो जो भी लोगों में पेन की कंप्लेंट होती है हाथ को उठाने में, आर्म को उठाने में, तो उनको हम क्या करेंगे, एक तो वहाँ पे लॉस ऑफ मोशन हो जाएगा, ROM कम हो जाएगा, क्योंकि वो मेन इवैल्यूएशन का पॉइंट होता है। और यहाँ पे नाइट पेन्स बहुत होते हैं, वीकनेस हो जाती है मसल की, जॉइंट स्टिफ हो जाता है, जो कि पेन का एक कारण है। पेन था, पेशेंट ने मूव नहीं किया, डिसयूज़ हुआ, जिसकी वजह से वीकनेस हो रही है और जॉइंट स्टिफ होता है।